नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कलकत्ता में पार्क स्ट्रीट रोड पर लीटन होटल के मालिक एसडी पुनवानी की किडनैपिंग करने जा रहे बबलू श्रीवास्तव गैंग के 6 सदस्यों में से 4 को गोली लग गई। पब्लिक ने काफ़ी भीड़ लगा के घेर के जब उनको एक एक करके निकालना शुरू किया और उनके पास से बड़ी मात्रा में असलहे निकलने लगे, तो ये इसमें कोई शक नहीं रहा कि ये बदमाश थे और ये जेन्युइन एनकाउंटर था। और शायद यही वजह थी कि उनको वहाँ लोकल भाषा में गुंडे गुंडे कह रहे थे, गुंडे हैं इस तरह का शोर मच रहा था। और पुलिस आई। पुलिस को ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये पुलिस वाले हैं, और हम लोगों को सबको उन्होंने कहा कि भाई आप लोग सभी लोग अभी तुरंत थाने पे चले। हम लोग पार्क स्ट्रीट थाने पहुंच गए। ये 4 लोग जो मरे थे इनमें संजीव यादव, भाईलाल कनौजिया, कुलवंत सिंह और गुड्डू घोसी थे। संजीव यादव लखनऊ का रहने वाला था और जो 2 लोग बच गए थे हॉस्पिटल में जिनको डेड डिक्लेयर नहीं किया गया, उसमें से एक मंजीत सिंह मांगे, दूसरा सत्य प्रकाश तिवारी उर्फ सत्ते। ये 2 लोग जिनको गोलियां लगी थी। हम लोग उस मूविंग व्हीकल में ये साफ देख पा रहे थे क्योंकि हमारी निगाह, हम तो सिर्फ एक को उसमें पहचान पाए थे, उसके लिप मूवमेंट से, उसके टोन से और उसके फ़ोन के कॉल डिटेल से, फ़ोन की जो हम लोग सुन रहे थे उससे, कि वो आगे ड्राइवर सीट के बगल में बैठा हुआ था। जब गोली पीछे से चल रही थी AK-47 की, तो उसने अपने सिर को सीट के नीचे छिपा लिया और उसका हिप का पोर्शन ऊपर हो गया था। उसे 5 गोलियां लगी जो वेस्ट और हिप पर लगी थी। इसकी वजह से वो बच गया। इसी तरह से सत्ते भी चलती गाड़ी में सीट के नीचे घुस गया था, वो बच गया। बाकी 4 लोगों को गोलियां लगीं और वो मृत पाए गए थे। तो उनको तुरंत बताया गया कि साहब हम ये नंबर सुन रहे हैं, ऐसा ऐसा है, और ये जो इंजर्ड है उसका नंबर है, उस पर रिवार्ड है CBI का 2 लाख रुपए का रिवार्ड है। लेकिन उससे ज़रूरी ये है कि ये जिस लड़की के साथ इस बात कर रहा था, नंदिनी जिसको कह के बुलाता था, वो संभवतः बहुत बड़ी गैंगस्टर अर्चना शर्मा है और उसके लिए तुरंत नाकाबंदी की जाए। क्योंकि जोधपुर पार्क एरिया में जहाँ ये लोग फ्लैट लेके रह रहे थे, उसको हम लोगों ने मैप करके आइडेंटिफाई किया था। मैप करके इस तरह से कि एक सामान्य मैप कलकत्ता का हम लोगों ने ख़रीद लिया था और कमांड टेलीफोन से हम लोगों को जितनी सेल ID मिलती थी जहाँ से कॉल ओरिजिनेट हुई है या जहाँ कॉल टर्मिनेट हुई है, उसको मैप के ऊपर प्लॉट कर देते थे। जैसे जिस तरह का नक्शा है, नक्शे के ऊपर एक वहीं कलकत्ता में ही अपने कमरे में उसके ऊपर एक पार्चमेंट पेपर जो होता है उसको रख के और पेंसिल से उसको पूरा नक्शा बना लेते थे, और जहाँ जहाँ वो लोकेशन बता रहे थे उन लोकेशंस पे उसको पेंसिल से पॉइंट आउट कर देते थे। और उससे ऐसी दूरियाँ जो रात में फ़ोन किए गए हैं, यानी जहाँ पे स्टैटिक है इनका गैंग मेंबर, जैसे डॉल्फिन होटल, हीरा हॉलीडे इन, सडर स्ट्रीट और चौरंगी लेन की क्रॉसिंग, और मैदान जो विक्टोरिया पार्क है जिसको मैदान भी कहते हैं, जहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जा रहे थे, वो, और जोधपुर पार्क का वो एरिया। और मोटा मोटा इसका अंदाज़ लग गया था कहाँ से कौन चीज़ कितनी दूर है। और जब हम लोग सुनने लगे थे उसके बाद से हमने किसी भी लोकल पुलिस पर्सनल की हेल्प नहीं ली थी कि हम किसी जगह को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हम सीधे सीधे आवाज़ सुन रहे थे, हम बबलू श्रीवास्तव को सुन रहे थे और हमें अंदाज़ लग गया था कि कितना बड़ा क्राइम करने जा रहे हैं। कलकत्ता पुलिस ने कोशिश की, हम लोग उस मकान तक पहुंच गए। बंगे को गोली लगी थी लेकिन वो पुलिस के कब्जे में था और उसने अपने रहने के स्थान के बारे में बहुत चीज़ें बता दी थी। एक टीम हम लोगों की और उमेश सिंह और जो लोग वहाँ लगे हुए थे पहले से, उनको भेजा गया, लेकिन वो लड़की यानी अर्चना शर्मा वहाँ से भाग चुकी थी। एयरपोर्ट में सब जगह चेकिंग के आदेश दिए गए, सारे रेलवे स्टेशन पे चेकिंग के आदेश दिए गए कि महिला निकलनी नहीं चाहिए, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी अर्चना शर्मा वहाँ से निकल गई।
काफ़ी बड़ी संख्या में असलहे बरामद हुए। गैंग पूरा वहाँ पर शटर कर दिया गया, तोड़ दिया गया। और तब पूरी घटना का पूरे इस गैंग ने जो जो काम अब तक किए थे, जितने बड़े बड़े देश के अलग अलग इलाकों में जो किडनैपिंग की थी, उसके पूरे कार्टेल का पता लगा। और जो पता लगा वो इस तरह था कि इरफान गोगा जो दाऊद इब्राहिम का आदमी था, दुबई में बैठ के हवाला का काम करता था। जितनी भी किडनैपिंग हुई है सब में जो रैंसम की डील की गई वो दुबई में इरफान गोगा के माध्यम से की गई। किडनैपिंग के लिए जो लड़के जो ऑपरेशन करना है, कैसे टारगेट को पहचानना है, टारगेट का कैसे पीछा करना है, और जो इसका मोडस ऑपरेंडी हर एक, मैं आपको एक एक करके अभी इनके वो बड़ी किडनैपिंग के केसेस में बताऊंगा जिन्होंने उस समय देश में सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इसका पता नहीं लग रहा था। ये तो भला हो श्री केशव कुमार साहब का, जिन्होंने भुज में जो बाबू भाई सिंघवी की किडनैपिंग का अटेम्प्ट हुआ और उसको इतना परसू किया, उसके सारे नंबर निकाल के स्वयं वो दिल्ली गए, स्वयं वो लखनऊ आए, स्वयं वो उसके दुबई के नंबर्स के वेरिफिकेशन के लिए कॉन्सुलेट्स में गए, सब जगह गए वो खुद, और तब जाके इस पूरे कार्टेल को तोड़ पाए, कार्टेल के बारे में हम जान पाए। जो इसकी मोडस ऑपरेंडी थी वो ये थी कि बबलू बहुत दिन से जेल में ही था। सिंगापुर से एक्सट्रेडिशन करके वो लाया गया था CBI द्वारा। उसके बाद से देश की अलग अलग जेलों में उसके ट्रायल चल रहे थे। उसका जो विशिष्ट ट्रायल था वो था LD अरोरा मर्डर केस का। LD अरोरा मर्डर केस में ही मंगे वांटेड था। वो सैनी और वो दोनों उसके बाद से जेल में थे और इलाहाबाद की नैली सेंट्रल जेल में उसको रखा गया था। मोबाइल फ़ोन आ चुके थे और मोबाइल से सारे ऑपरेशंस वो कर रहा था। पहले तो उन्होंने टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया, ऐसे लोग जिनका दुबई में बिजनेस है। इरफान गोगा उनके बारे में, उस बिज़नेस के बारे में, उनके टर्नओवर के बारे में पता कर लेता था। ऐसे लोग जिनके बड़े शोरूम हैं या पिछले 4-5 सालों में उसने बड़ी गाड़ियां खरीदी हैं, बड़े भूखंड खरीदे हैं, या लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ से बड़ी इंडस्ट्रीज़ का लाइसेंस पास कराया है। ये उनके पैरामीटर्स थे ये पता करने के लिए कि जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जिस टेंडर को हम पकड़ने जा रहे हैं, जिसको खींचने जा रहे हैं, ये उन्हें कितना पैसा दे सकता है। उस टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले अर्चना शर्मा और कोई एक इनमें से आदमी जो इनका ट्रस्टेड है, खासकर उस समय मंगे चल रहा था। इसके साथ साथ संजय खन्ना उर्फ चंकी भी इनके साथ था। राम प्रकाश गुप्ता एक लड़का था, अन्ना कहते थे उसको, ये वहाँ का है, लखनऊ का है, वो था। बहुत ढेर सारे लड़के थे। बबलू को भैया भैया कहते थे और ये इनको काम बताया करता था। तो ये लड़की अच्छे से फ्लैट में, अच्छे से इलाके में अर्चना शर्मा जाती थी। दोनों अपने आप एक दूसरे का भाई बहन बताते थे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हैं, हम एडमिशन के लिए। बड़ा अच्छा होमवर्क कर लेती थी। अर्चना शर्मा की बैकग्राउंड ऐसी थी, अच्छी इंग्लिश बोलती थी, अच्छा हिंदी बोलती थी, देखने में बहुत सुंदर थी, और जैसा उसको उपयुक्त हो, जैसा जिससे बात करनी हो, उस लिहाज से वो कपड़े पहनती थी। अपने टारगेट्स को कन्विंस करने के लिए, अपने टारगेट्स को विनोवर करने के लिए कभी कभी वो गलत तरीके भी अपनाया करती थी। उसकी इस खूबी को अच्छी तरह से इरफान गोगा और बबलू श्रीवास्तव जानते थे, इसलिए सबसे पहले एक फ़्लैट लिया जाता था। फ्लैट के बाद अखबारों में उस समय सेकेंड हैंड गाड़ियों की बिक्री के संबंध में विज्ञापन छपते थे। ओनर से जाके बात करते थे। एक 2 पहिया वाहन और एक 4 पहिया वाहन। 4 पहिया वाहन में खासकर मारुति वैन, पुरानी मारुति वैन इनको सूट करती थी, क्योंकि किडनैपी को खींच के एक झटके में गाड़ी पर लाना होता था। मारुति वैन का एक तो फ्लोर बहुत नीचे का था, दूसरा एक तरफ का पूरा दरवाज़ा स्लाइडिंग डोर था, वो पूरा खुलने के बाद 2 आदमी किसी को पकड़ के तीसरे आदमी को, तीनों एक साथ एक गेट से किसी गाड़ी के भीतर जा सकते थे। इस लिहाज से वो, या फिर मारुति 800, वो भी लो फ्लोर गाड़ी थी और किसी को खींच के डालने में उसमें भी आसानी हुआ करती थी। पीछे
एक आदमी बैठा हुआ, एक आदमी उसको खींच के भीतर डाल दे, बीच में बिठा ले और 3 लोग उसको लेके कहीं जा सकते हैं। बाकी की सारी किडनैपिंग उन लोगों ने इसी मोडस ऑपरेंडी से की है। फिर उसका अच्छे से उसकी रैकी होनी, कितने समय चलता है, कब चलता है, किस गाड़ी से चलता है, कौन साथ में होता है। और चूंकि इसके टारगेट्स कोई बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, तो उनके साथ पुलिस या सिक्योरिटी के चलने की संभावना कम होती थी। हवाला के जरिए पैसा ले जाने के कारण ही उस समय किडनैपिंग का धंधा बहुत ज़ोरों में था। और जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े और नामी गिरामी बिजनेसमैन उस समय इस गैंग के द्वारा किडनैप किए गए। जैसा मैंने बताया कि बाबू भाई सिंघवी का ठीक इसी तरह हुआ 9 सितंबर 1998 को। वो चूँकि गाड़ी उनकी स्टार्ट थी, उन्होंने खतरे को भांप लिया। पहले से उनके पास इरफान गोगा का फ़ोन 15 करोड़ रुपए देने के लिए आ रहा था। उनके दिमाग के किसी कोने में ये बात थी, वो वहाँ से भाग गए। लेकिन सारे सुराग वहीं से मिलना शुरू हुए। उसके पहले एक किडनैपिंग 8 मार्च को 98 को इंदौर में तुकागंज में हुई, श्री जगदीश मोती रमानी की। जगदीश मोती रमानी इंदौर के बड़े बिजनेसमैन थे, तमाम नए प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे थे। सेम मोडस ऑपरेंडी में सबसे पहले इनके सामने अर्चना शर्मा गई। अर्चना शर्मा बहुत जैसे मैंने बताया कि उसका बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन था। उसने अपने किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में उनसे बात करके उनको धीरे धीरे करके विन ओवर कर लिया। और एक दिन वो अपने फैक्ट्री से निकल के जा रहे थे और एक 4 पहिया वाहन और एक 2 पहिया वाहन से उनको घेर लिया गया और घेरने के बाद उन्हें उनकी किडनैपिंग की गई। हालांकि बताते ये हैं कि किडनैपिंग फेल हो गई थी और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन नहीं हो पाया था। कुछ ने बाद में ये भी बताया कि किडनैपिंग से थोड़े ही देर के भीतर, घंटे 2 घंटे के भीतर, जब वो किडनैपी को गाड़ी में लेके घुमा रहे थे, तभी पैसे का आदान प्रदान कहीं से हो गया था। इसके बाद 22 सितंबर 97 को, इससे पहले 22 सितंबर 97 को एक बहुत ही सेंसेशनल किडनैपिंग हुई। ये एलडी व्यास, लक्ष्मीकांत दिनेश व्यास की किडनैपिंग मुंबई में हुई। ये 38-39 साल के थे। इन्हें भी ठीक इसी तरह अर्चना शर्मा ने ल्योर किया। ल्योर करके ये इनको ले गए, बोरीवली में किसी एक मकान में रखा। तय तोड़ शुरू हुआ। बात शुरू हुई 5 करोड़ से। बाद में छोटा राजन ने इसमें इंटरफेयर किया और फिर इनको कुछ थोड़े पैसे में ही 50 लाख के आसपास को दे के छोटा राजन ने बबलू श्रीवास्तव और इरफान गोगा से कहा कि इन्हें छोड़ दिया जाए और ये छोड़ दिए गए। अगली किडनैपिंग जो मैंने आपको कल बताया था गौतम अडानी की थी, जो अहमदाबाद में सुरखेज पुलिस स्टेशन में हुई थी 1 जनवरी 1998 को। इसमें भी एक फ्लैट रेंट पे लिया गया और इसमें भी अर्चना शर्मा और बाकी जो अलग अलग जगहों से बुलाए गए, कुछ मध्य प्रदेश के लड़के, कुछ उत्तर प्रदेश के लड़के, दिल्ली के लड़के, इन लोगों ने इसको किडनैप किया और किडनैप करने के बाद इसे उस समय 1.5 करोड़ की रकम वसूलने के बाद ही छोड़ा गया। एक और बड़ी किडनैपिंग 29 अप्रैल 1998 को कर्नाटका के हुबली सिटी में हुई। यहाँ सतीश शेट्टी थे, मुरुदेश्वर सिरेमिक्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर। उनको किडनैप किया। मोडस ऑपरेंडी सेम। अर्चना शर्मा उसी तरह उन लोगों से इनके एमडी साहब को उसने अपने तमाम तरह तरह के प्रोजेक्ट से अवगत करा के इनसे काम लेने के लिए इनको भी उसने विन ओवर कर लिया और इनसे रैंसम में पैसा वसूला गया। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि पैसा हमेशा रैंसम का हवाला के जरिए ही इरफान गोगा ने दुबई में रिसीव किया। हवाला का अब तो बहुत कम चलन है, बहुत कम रिवाज है और बहुत ही हाईटेक हो गया जब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो गए। पहले का बहुत ही क्रूड, बड़ा ओल्ड, बड़ा पुराना हवाला सिस्टम था। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा प्रकाश आपको डालूँगा। इसके बाद 22 मार्च को 22 अप्रैल 98 को पुणे में बनवारी करके एक जगह है जहाँ पर एक पेट्रोल पंप के ओनर थे सागर लखटक इनका नाम था।
ये एक चेन ऑफ पेट्रोल पंप्स के ओनर थे। इनको इसी तरह से सेम मोडस ऑपरेंडी में मारुति वैन स्कूटर के साथ इन्हें किडनैप किया गया। लेकिन वहाँ पब्लिक आ गई, अगल बगल से कोई गाड़ी गुजर रही थी, उसने धीमा कर दिया, कुछ लोग उतर गए और इस गरज से कि वो पहचाने न जाएं, सागर लखटक को वहाँ इन बबलू श्रीवास्तव के इन लड़कों ने गोली मार दी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। ये हत्या हुई, हालांकि किडनैपिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन ये हत्या हो गई। पर ये बबलू श्रीवास्तव ने किया था। इसमें भी बबलू श्रीवास्तव, इरफान गोगा और मंगे अर्चना शर्मा के साथ इसमें शामिल हुए थे। अगली किडनैपिंग हुई रश्मिकांत देसाई की, ये फरवरी 98 में किसी समय हुई, खंडावली मुंबई में। इसमें भी काफ़ी पैसा लिया गया और इस तरह से इनको छोड़ दिया गया पैसा लेने के बाद। मेरा ये बताने का आशय ये था कि उस समय जो ये हवाला की चेन मेंटेन की दाऊद के लोगों ने, पैसे का लेन देन इतना आसान कर दिया। बबलू श्रीवास्तव जैसा आदमी जेल के भीतर बैठ के लड़कों को अरेंज करके और टारगेट तक पहुंचा के किस नाम से उनको काम करना है, किस नाम से कैसे खींचना है। हर बार जितनी भी किडनैपिंग हुई है, इसमें जो किडनैपी था, जो अपहृत व्यक्ति था, वो जो उसकी गाड़ी थी उसको पास के एयरपोर्ट पे खड़ा किया गया, पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए कि एयरपोर्ट पे जब खड़ा होगा, गाड़ी खड़ी की जाएगी तो पुलिस ये मान के चलेगी कि अगली फ़्लाइट से कहीं निकल गया है। बड़ा आदमी हुआ, सारे बड़े आदमी थे, सब करोड़पति अरबपति थे, देश के हर बड़े राज्यों के बड़े उद्योगपति थे। ये लोग पुलिस ये मान के चलने लगी कि साहब, उसके बीच में जितनी भी वहाँ से उड़ानें रही होंगी, सबकी यात्रियों की लिस्ट निकाली जाती थी। उस यात्री में किसका डिटेल अपहृत व्यक्ति से सबसे ज़्यादा मिलता था, ये पुलिस जानने की कोशिश करती थी। और इन 4-5 दिनों में जब तक पुलिस एयरपोर्ट और उसके आसपास उलझी रहती थी, उतने दिनों में वो अपनी डील करके हवाला के माध्यम से ये पैसा बबलू श्रीवास्तव इरफान गोगा गैंग तक पहुंच जाया करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता में उस शूटआउट में जिसमें 4 लोग ये मारे गए थे, बबलू श्रीवास्तव इरफान गोगा गैंग के, इसमें भी जो तय हुआ था वो यही तय हुआ था कि SD पूनवानी को, जो अपनी जिन से आता है, उसको वहाँ से उठा लेंगे। एक आदमी जो गेट पे उतार दिया गया था, जो उसको पहचान के ये बताता कि अब पूनवानी मॉर्निंग वॉक के लिए मैदान के अंदर आ गए हैं, वो उस गाड़ी को लेके जब इनको किडनैप कर लेते, इनके पास से चाबी निकाल लेते, गाड़ी स्लो करके गाड़ी उसको दे देते या किसी स्थान पर रख लेते। वो लड़का उस जिन को लेके सीधे एयरपोर्ट पे, कलकत्ता एयरपोर्ट पे, दमदम एयरपोर्ट पे ले जाता, उसकी पार्किंग में खड़ा कर देता। यही हुबली में हुआ था, यही अहमदाबाद में हुआ था, यही इंदौर में हुआ था। और पुलिस 4-6 दिन 10 दिन उलझेगी, इस बीच में वो हवाला से पैसे अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे। हवाला का धंधा उस ज़माने में ये 91 से लेके और 2000 के बीच में अपने बिल्कुल चरम पे था, उफान पे था। 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। बड़ा सिंपल सा उसका ये है कि सपोज़ करिए कि इनमें से किसी किडनैपी के घर वालों ने ये एग्री हो गए, बात हुई और ये एग्री हो गए कि साहब ये ठीक है, हम इतना पैसा दे देंगे, किसे देना है। वो किसी एक व्यक्ति का नाम बता देंगे उसी शहर में, और उसको ये बताएंगे कि आप अपने पास किसी 10 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, या उस समय 1 और 2 रुपए के की करेंसी भी चलन में थी, उसका नंबर हमें बता दीजिए। मोबाइल फ़ोन थे नहीं कि व्हाट्सएप से उसकी फ़ोटो भेज दी जाए। टेलीफोन पे ज़्यादा बात ये करते नहीं थे, क्योंकि इनको पूरी जानकारी थी, बड़ा आदमी है, पुलिस पीछे पड़ जाएगी, नंबर लगा रखा होगा, कहाँ कहाँ बात हुई है इसके बारे में पुलिस पता कर रही होगी। जैसे ही वो 10 रुपए की, सामान्य रूप से 10 रुपए या 5 रुपए के नोट का नंबर वो ले लेते थे, और फिर वो कहते थे कि आप ये 2 करोड़, 1.5 करोड़ या 50 लाख रुपए लेके फलां के पास चले जाइए और यही 10 रुपए का नोट आप उस आदमी को दे दीजिएगा। जैसे ही आप ये नोट देंगे, वो नोट का नंबर देखेगा और पैसा आपसे ले लेगा। ऐसे ही जब किसी को पैसा डिलीवर करना होता था, तो वो पैसा डिलीवर करने के लिए भी इसी तरह 10, 5, 1 रुपए के नोट का नंबर हवाला ऑपरेटर्स को बता दिया करते थे। जैसे इरफान गोगा ने जितनी भी डील की, इरफान गोगा ने इसके बाद की भी डील की हैं अभी, और मैं कुछ आपको बड़ी किडनैपिंग केसेस के बारे में बताऊंगा जिसमें बबलू श्रीवास्तव इन्वॉल्व नहीं था, नए गैंग का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन पैसा इरफान गोगा ने लिया था और उसमें बहुत लंबी डील हुई थी।
कलकत्ता की 2 बड़ी किडनैपिंग थी, उसमें ये पैसा लिया गया था। बनारस से एक बड़ी किडनैपिंग हुई थी, उसमें ये पैसा लिया गया था। तो करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ उस आदमी को दिया गया। देखिए, उस समय बैंक के अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होते थे। डिजिटल ट्रांसफ़र जो आप आराम से भी 10, 20, 50 हज़ार का अपने मोबाइल से कर लेते हैं, वो नहीं होते थे। आपको पैसा जमा करने के लिए फिजिकली जाना होता था अगर आप बैंक में, ऐसे इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के। और उस समय बहुत बड़ी संख्या में दुबई में जो काम करने वाले लोग थे वो भी थे, जो इस तरह के अपहरणकर्ता और बदमाश थे वो भी थे, और बड़ा कार्टेल वहाँ पर दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी बेस्ड तमाम ISI एजेंसीज़ का वहाँ चलता था। पैसा कहीं से मंगाने या अपने किसी ऑपरेटर को पैसा देने के लिए हवाला का सहारा लिया जाता था। आप जिस शहर में, जैसे इंदौर में हैं या लखनऊ में हैं या कर्नाटक में हुबली में जो पैसा दिया गया था, जहाँ जहाँ ये पैसा दिया गया था वहाँ वो आदमी संबंधित व्यक्ति को जाके वो पैसा 10 रुपए के नोट का नंबर बता के दे देता था, और वो आदमी वहाँ ओके कर देता था कि ये साहब हमें ये पैसा मिल गया है। उनका जो चीफ ऑपरेटर दुबई में होता था वो पैसा तुरंत फिजिकली डिलीवर कर देता था इरफान गोगा को। यानी इस पूरी प्रोसेस में 2 घंटे, 1.5 घंटे या 3 घंटे का विलम्ब, 3 घंटे का समय लगता था और इरफान गोगा को ये पैसा मिल जाता था। ये पैसा इतना एक साथ रेडी किसी के पास होने का कारण ये था कि उस समय छोटे छोटे ट्रांजेक्शन भी, जैसे जो लोग दुबई में काम करते थे उनको घर में अपने पैसा भेजना है, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये उनको देना है, तो 1 लाख पे 5,000 रुपये का कमीशन मान लें आप, या 1,000 में 500 रुपये का कमीशन मांग लें। तो अगर किसी को अपना कुछ पैसा दुबई से, जो वहाँ जेन्युइन काम करता है, जो वहाँ पर किसी फर्म में काम कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है, उसे अपने घर किसी भी उत्तर भारत के किसी भी शहर में अपने घर पैसा भेजना है, तो वो हवाला ऑपरेटर के पास चला जाएगा, साहब ये हमारा 5,000 रुपये उनको भिजवा दीजिए। वो 5,000 रुपये, 500 रुपये पर 1,000 के कमीशन को काट के वो पैसा वो बता देंगे कि ठीक है, फ़लाँ अपने शहर के फ़लाँ आदमी के यहाँ चले जाइए, उनको ये नंबर बताइएगा, उनसे सिर्फ ये बताइएगा कि 10 रुपये का ये नंबर है, तो वो आपको पैसा दे देंगे। तो ये टेलीफ़ोन करके अपने घर वालों को बता देते थे कि उनको ये नंबर 10 रुपये के या 5 रुपये के नोट का नंबर, या कभी कभी हवाला ऑपरेटर उनसे ही पूछ लेते थे कि आप हमको कोई नंबर बता दीजिए, मैं उसको बता देता हूँ। तो इधर उन्होंने पैसा जमा किया 20,000 रुपये, उधर अपने घर पे फ़ोन किया, वो संबंधित हवाला ऑपरेटर के पास जाके अपने पैसे ले लेता था। तो ये जो पैरेलल बैंकिंग सिस्टम एक हवाला से इस्टेब्लिश हो गया था, इससे अरबों खरबों रुपए का उस समय वारा न्यारा होता था। इन सारे किडनैपिंग केसेस में ऐसा ही हुआ, और बड़ी मात्रा में फिरौती की रकम यहाँ से भेजी गई, और जिसको इरफान गोगा और बबलू श्रीवास्तव ने दुबई में डिलीवर करा लिया। अब बात यहाँ आती है अर्चना शर्मा की। अर्चना शर्मा जैसी बददिमाग, इससे बड़ी क्रिमिनल बिहेवियर की, और इससे ज़्यादा जिसको वो कहते हैं कि चैलेंजेस को लेने वाली, इससे ज़्यादा दुस्साही महिला मेरे अपने पुलिस के कैरियर में मैंने नहीं देखी है। और कलकत्ता वाले एनकाउंटर में जहाँ से इसके बारे में जिक्र शुरू हुआ कि मांगे के साथ अर्चना शर्मा ही थी, और जोधपुर पार्क के जिस फ्लैट को किराए पर इन्होंने लिया था, वहाँ अर्चना शर्मा और मंजीत सिंह मंगे उर्फ मंगे सरदार जिसको कहते थे, ये दोनों ही भाई बहन बन के गए थे, और मकान मालिक से बात करके उन्होंने ये फ्लैट लिया था। ये लड़की उज्जैन की रहने वाली है। ये जिसको वो कहते हैं ना कि बहुत बड़े दिमाग की, बददिमाग टाइप की लड़की थी। ये जिन जिन नामों से अलग अलग क्राइम में आई है, वो अर्चना शर्मा, पप्पी शर्मा, महक सिंह, सलमा, इनके पिताजी का नाम बाल मुकुंद शर्मा था। ये पाइप फैक्ट्री एरिया माधवनगर उज्जैन के रहने वाले थे। ये वहाँ से किसी तरह से मुंबई आ गई, और उस समय की बहुत ही जो फेमस म्यूज़िक पार्टी थी, बाबला म्यूज़िक पार्टी, ये बाबला म्यूज़िक पार्टी में बतौर गायक, बतौर स्टेज आर्टिस्ट ये काम करने लगी। बाबला म्यूज़िक पार्टी बाद में जो ओरिजिनल इसके संस्थापक से, उनसे अलग होकर ये बाबा म्यूज़िक पार्टी हो गई। और उस ज़माने में
94-95 से लेकर 2000 के बीच में ये शायद सबसे मशहूर ऑर्केस्ट्रा ग्रुप हुआ करता था पूरे देश में और सबसे महंगा भी। दिसंबर 93 में ये बाबला म्यूज़िक पार्टी के साथ चली गई दुबई में इसे एक व्यवसायी पीताम्बर मिगलानी से इसकी मुलाकात हुई। पीताम्बर मिगलानी इसको लेके वापस मुंबई आया। फिर मुंबई से पीताम्बर मिगलानी के ही रेफरेंस में फिर नया वीज़ा बना, ये वहाँ पर गया। इन लोगों में इश्क हुआ और 10 फरवरी 1994 को इनकी इंगेजमेंट हो गई। पीताम्बर और अर्चना शर्मा दोनों ही उज्जैन में अपने माँ बाप के पास गए। माँ बाप इस शादी को राज़ी नहीं हो रहे थे और इनफैक्ट उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन किसी तरह और लोगों के मनाने से ये राज़ी हो गई और मई 95 में इन दोनों की शादी हो गई। जब वो वहाँ दोनों दुबई में रहने लगे, इसी बीच में घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि अर्चना शर्मा को ये पता लगा कि पीताम्बर मिगलानी की पहले शादी हो चुकी है और इसकी पत्नी का कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कोर्ट कचहरी में बम्बई में चल रहा है। पहले ये कुछ नहीं बोली। पहले इसने बोरीवली में जो बहुत बड़ा फ्लैट था पीताम्बर मिगलानी का, बड़ा व्यवसायी था, बड़ा बिजनेसमैन था, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी इससे ले ली। इसे इस झगड़े का कुछ पता लग गया, 10 लोगों से बात करती रहती थी और म्यूज़िक पार्टी में जो लोग थे वो इसके ज़्यादातर लोग मुंबई के थे, तो उसने उसकी एक पावर ऑफ अटॉर्नी उसके उस फ्लैट की ले ली और फिर उससे जिक्र किया कि तुम्हारी शादी पहले हो चुकी थी, तुमने ये फैक्ट हमसे छिपाया, और ये कह के वो वापस मुंबई चली आई। उसके पीछे पीछे पीताम्बर मिगलानी भी आया। पहले उसने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं मानी तो इसका पासपोर्ट छीन के और उन्होंने पीताम्बर मिगलानी ने वो पासपोर्ट जला के वो चुपचाप वहाँ से वापस दुबई चला गया। इस बात से वो बहुत जिसको कहते हैं गुस्से में आ गई, इस बात से बहुत वो नाराज़ हुई और फिर उसने वहीं सुरजीत सिंह बाला करके एक इनके पारिवारिक मित्र थे और उन्होंने इसको 95 में एक रेफरेंस वीज़ा हुआ करता था, उस वीज़ा से ये जाने की जिद करने लगी कि हम वहाँ जाएंगे, अपनी म्यूज़िक पार्टी में वहीं पार्टिसिपेट करेंगी। ये वहाँ से चली गई दुबई के लिए। दुबई में एक रेस्टोरेंट में इरफान गोगा से इसकी मुलाकात हुई। इरफान गोगा का उस समय दुबई में बहुत नाम था, उसका नाम चलता था, वहाँ सिक्का चलता था। अर्चना शर्मा चूँकि उस समय तक इस म्यूज़िक ग्रुप की वजह से फेमस हो चुकी थी, वो लुक्स में भी बहुत अच्छी थी, शातिर दिमाग थी, अच्छी अंग्रेज़ी और अच्छी हिंदी बोल लेती थी, किसी को भी इम्प्रेस करने में उसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था। इरफान गोगा के बारे में जब इसको पता लगा, 2-4 मुलाकात में बातचीत हुई, तो इरफान गोगा ने एक इससे बात कही कि तुम अगर हमारे लिए काम करो तो पीताम्बर मिगलानी से जो तुम्हारा झगड़ा है उसको हम सेटल करा देंगे, बाय दिस वे और बाय दैट वे, बाय हुक और बाय क्रुक, इस झगड़े को हम निपटा देंगे। इनिशियली यानी पहली बार में तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया, उसने खुद ही कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने और फिर वो वहाँ से ये देख के कि दुबई में उसकी बात बहुत बनी नहीं और इरफान गोगा ने जो उसको शायद काम बताया होगा या जिस तरह की बात की होगी, कुछ इशारे में बताया, ऐसा काम करने के लिए वो राज़ी नहीं थी, इसलिए वापस चली गई। फिर दुबई आई। उसके मन में ये था कि उसे मिगलानी से हर हाल में बदला लेना है, उसके दिमाग में ये शैतानी बात चल रही थी। फिर वो वहाँ पहुँची और वहाँ पर फालून होटल है दुबई में, उसकी PRO बनी। उसकी PRO बनने के बाद वो होटल में इरफान गोगा का आना जाना फिर शुरू हुआ। इरफान गोगा ने कहा तुम इसी तरह भटकती रहोगी और तुम्हारा काम कभी नहीं होगा, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें ज़रूर तुम्हारी जितनी समस्या है उस समस्या को मैं दूर कर दूंगा। इरफान गोगा ने उसे पहली बार ये काम बताया कि तुम जो किडनैपिंग है इनकी इंदौर में जगदीश मोती रमानी की किडनैपिंग, इसकी किडनैपिंग में तुम इस तरह से काम करो तो तुम्हें हम तुम्हारा ये काम निपटा देंगे। वो सक्सेसफुल किडनैपिंग इसने एग्जीक्यूट करा दी, उसका पैसा मिल गया। नेक्स्ट हुआ जो LD व्यास की किडनैपिंग थी। LD व्यास की किडनैपिंग में ये LD व्यास को इसने विन ओवर कर लिया था, उसे फंसा लिया था और तब उसे एक फ्लैट में ले आई थी जहाँ वो किडनैप हो गया था।
इससे बराबर इरफान गोगा और वहाँ से संजय ये बात करते रहे। इरफान गोगा ने एक दिन फ़ोन किया कि तुम्हारे नंबर पे सबसे बड़े वाले भाई का फ़ोन आएगा। वो समझी नहीं, उसने कहा सबसे बड़े वाले भाई का फ़ोन आएगा, उसकी एलडी व्यास से बात करा देना और उसमें ज़रा सा भी ना नुकर नहीं करना, वो हम सब के बड़े हैं और वो तुम बात करोगे तुम्हें अंदाज़ लग जाएगा। और तब पहली बार बबलू श्रीवास्तव से अर्चना शर्मा की बात हुई। अर्चना शर्मा ने बबलू से बात करके वो ये समझ गई कि ये इन लोगों के भी बॉस हैं, ये सबसे बड़े हैं। फिर धीरे धीरे लोगों से पता किया तो उनको बबलू श्रीवास्तव के बारे में पता लगा और तब वो इसके कांटेक्ट में आ गई। एलडी व्यास की किडनैपिंग के बाद जितनी भी किडनैपिंग इन लोगों ने की हैं, चाहे वो गौतम अडनी की हो, चाहे वो सतीश शेट्टी की हो, चाहे वो सागर लखटकिया की हो, चाहे रमाकांत दिनेश की हो, ये बड़ी किडनैपिंग बड़े व्यवसायियों की देश के अलग अलग हिस्सों में। फिर ये सारी किडनैपिंग बबलू श्रीवास्तव के इशारे पर या बबलू श्रीवास्तव से बात करके, बबलू श्रीवास्तव ने जैसे कहा वैसे अर्चना शर्मा ने किया। फिर बबलू श्रीवास्तव के ही साथ ये काम करती रही और बबलू श्रीवास्तव के ही कहने पे तमाम अलग अलग जगह पे इसने क्राइम किए। इरफान गोगा उसके बाद से कभी सीन में नहीं आया। फिर ये हमेशा किडनैपिंग को एग्जीक्यूट कराने में, किडनैपी को आइडेंटिफाई कराने में, किडनैपी को विन ओवर करने में, इसमें इसका काम होता रहा। आज काफ़ी समय हो गया, इसके बाद मैं आपको अर्चना शर्मा के बारे में और बताऊंगा। और अर्चना शर्मा की वजह से ही मिर्ज़ा दिलशाद बेग, जो नेपाल का सांसद था और भारत की पुलिस के लिए एक सिरदर्द बन गया था, वो अर्चना शर्मा को ही प्लांट करा के उसकी हत्या कराई गई थी, जिसमें मंजीत सिंह बंगे थी। इसकी डिटेल में आपको अगले दिन बताऊंगा, अगले पार्ट में बताऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।